नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं और आज दिन भर की अपडेट आपके साथ इस बुलेटिन में साझा करेंगे। देखिए, आज विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया और इस बजट सत्र से बहुत सारी उम्मीदें राज्य के लोगों को है और राज्य सरकार के सामने मुख्यमंत्री जब 17 तारीख को बजट पेश करेंगे तो उससे ये सरकार की कार्य योजना सामने आएगी कि अगले साल के लिए सरकार की प्लानिंग क्या है। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने पहले ही दिन अगले इस नए वित्त वर्ष को लेकर कुछ हिंट दिए हैं और उसमें ये भी कहा है कि अगला साल जो ये शुरू हो रहा है ये थोड़ा मुश्किल वक्त है। क्यों है वो रीज़न भी बताए हैं। साथ में एक खैरात अटैक किया है केंद्र सरकार पर या उन लोगों पर जो हिमाचल में आकर, खासकर भाजपा के नेताओं पर, जो हिमाचल को दी जाने वाली मदद के नाम पर यहाँ बयान देते हैं अलग अलग। ये आपको ज़रूर आज बताएंगे। लेकिन आज पहले ही दिन, बजट सत्र के पहले ही दिन, ओल्ड पेंशन और यूपीएस दोनों का जिक्र क्यों आया ये भी आपको जानना जरूरी है। इससे पहले 2 बार ये बात हो चुकी है, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने बजट सत्र से पहले दिन ही यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर कुछ बात कही है, जिसकी जानकारी आज हम इस बुलेटिन के जरिए आपको देंगे। फिर बात करेंगे कि बजट कब पेश होगा। बजट का मतलब कि 17 तारीख को जो बजट भाषण सीएम का है वो सुबह होगा या दोपहर को होगा। अभी तक जो प्रेसिडेंस है उसके मुताबिक 11 बजे ये बजट भाषण शुरू होता है। जिस दिन मुख्यमंत्री का भाषण हो बजट के लिए उस दिन कोई और काम, कोई और बिजनेस नहीं होता। और इस बार चेंज इसलिए था क्योंकि राज्य सरकार ने 17 तारीख मंडे को जो बजट रखा है उस बजट को आफ्टरनून सेशन में, क्योंकि मंडे को 2 बजे विधानसभा लगती है, तो फिर उसको आफ्टरनून सेशन में रखा था। और आफ्टरनून सेशन में रखने के कारण अब ये चर्चा हो रही है कि क्या ये सही है कि नहीं। आज मुख्यमंत्री ने इसको लेकर भी कुछ बात कही है जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। और एक बात करेंगे कि आज गवर्नर का जो पहले दिन अभिभाषण था, 1.5 घंटे का ये अभिभाषण था, इसमें क्या कहा गवर्नर ने और इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या रही है। क्योंकि जयराम ठाकुर ने इसको लेकर जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कुछ बिंदुओं को उठाया है जो राज्य सरकार की वर्किंग से रिलेटेड है। और ये भी कहा है कि गवर्नर से राज्य सरकार ने झूठ बुलवा दिया। ये मुख्य तौर पर उनका अटैक था। आज अब बात करेंगे कि जो अभी तक जितने मामले सामने आ रहे हैं वो किस तरह से विधानसभा के अंदर इन पे बात हुई और आगे जो सत्र है वो किस तरह से रहने वाला है। बाकी मामलों में भी कैबिनेट की मीटिंग की हलचल आज क्या थी वो बात करेंगे। इल्मा अफरोज को फिर से एसपी लगा दिया है, ये भी आज का ऑर्डर है। मोबाइल चलाने से रोकने पर एक लड़की ने पुल से कूदकर जान दे दी। ये मंडी का इंसिडेंट आज का है। दिव्य हिमाचल टीवी पर ये लाइव भी था। और साथ में जो स्कूल कॉलेज बंद होने की बात मुख्यमंत्री ने आज कहां कही है, किस तरह के स्कूल कॉलेजों को बंद किया जाएगा, उनके लिए वैकल्प की व्यवस्था क्या होगी बच्चों के लिए, ये बड़ी विस्तार से बात हुई है। 80 पोस्ट कोड जिसमें जो टोटल पद हैं भरने के लिए वो 1423 हैं, उनकी भर्ती को लेकर राज्य चयन आयोग की अब तैयारी क्या है वो भी आज इस बुलेटिन का हिस्सा होगा। साथ में बात करेंगे चमियाना में जो नए वार्ड शुरू हो गए हैं जिनमें अब मरीजों की एडमिशन होना शुरू हो गई। और अच्छी बात यह है कि चमियाना में मरीजों के आने जाने या जो कर्मचारी हैं उनके लिए बसों की सुविधा भी अब रेगुलर तौर पर शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर पहले हाई कोर्ट में भी ये मामला उठा था। फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज का रिटर्न एग्जाम आ गया है। शेड्यूल आज आप बताएंगे आपको। नई टोल पॉलिसी जारी हो गई है। जो इसका अपोज करना चाहते हैं इसको या अमेंडमेंट चाहते हैं वो क्या करें ये भी आपको आज जानकारी देंगे। यूजी एग्जाम में जो जा रहे हैं लड़के लड़कियां, जो ग्रेजुएशन के एग्जाम में जा रहे हैं, वो एक बार एक नया झमेला है उसके बारे में सुन लें। ऐसा ना हो कि आपका जो रोल नंबर है वो फंस जाए उसमें और आप एग्जाम नहीं दे पाएं, तो उनके लिए ये सूचना है। एचपीयू का नोएडा सेंटर शुरू हो गया
गया है, अच्छी बात है। टोटल खबर इसकी क्या है वो आपको बताएंगे। शिमला रोपवे के टेंडर पे बात करेंगे और मौसम के अलर्ट की भी बात करेंगे। देखिए, अभी तक मौसम विभाग की तरफ से कोई नया अलर्ट वैसे है नहीं, लेकिन प्रेडिक्शन ये कहती है कि 13 मार्च को और 16 मार्च को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 14 और 15 मार्च को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। मतलब होली जो है इस बार वो बारिश वाली होने वाली है, क्योंकि इस दौरान मौसम विभाग ने बारिश की प्रेडिक्शन की है। हालांकि तापमान अगले 4-5 दिनों में न्यूनतम तापमान में दोबारा से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से आप टेम्परेचर में इंक्रीज देख रहे हैं। अब ये दोबारा से वापस जा सकता है। और अभी तक जो मौसम से नुकसान हाल ही में जो बर्फबारी और बारिश हुई है, इसमें अकेले जो पीडब्ल्यूडी को ही 75 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। टोटल नुकसान 100 करोड़ से ज़्यादा का है। शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के पांगी में सबसे ज़्यादा ये क्षति है। तो ये जो मौसम का अलर्ट है ये वो है। इसके बाद शिमला रोपवे की बात करें तो शिमला रोपवे का टेंडर फिर नहीं खुल पाया 10 मार्च के लिए। अब दूसरी बार 10 मार्च को दूसरी बार तारीख बढ़ाई है और अभी भी कुछ कंपनियां आवेदन के इंतजार में हैं। इन्होंने डेट को और आगे बढ़ाने की मांग कर रखी थी, इसके कारण आज टेंडर नहीं खुल पाया। 1600 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। एनडीबी से फंडिंग की बात हिमाचल सरकार इसमें कर रही है। अब नोएडा सेंटर की बात करें। नोएडा सेंटर में हुआ ये है कि लंबे समय के बाद एचपीयू का नोएडा सेंटर शुरू हो रहा है। हर साल यहाँ से 24 लाख की आय होगी। ऑनलाइन विषयों को शुरू करेगा एचपीयू वहाँ से। और क्योंकि यहाँ पर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसका जो सेंटर है वो भी वहाँ संचालित किया जाएगा। साथ में जो एनटीए की परीक्षा के अलावा और चीज़ें भी वहाँ गतिविधियाँ ऐड की जाएंगी ताकि वहां से इनकम बढ़े। और एचपीयू ने इस सेंटर को बीच में जो काम ना चलने के कारण बीच में बंद कर दिया था। तो ये सूचना उन लोगों के लिए जो दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से भी पढ़ना चाहते हैं और एचपीयू से कोई डिग्री करना चाहते हैं, उनके लिए नोएडा में ये सेंटर उपलब्ध होगा। अब यूजी एग्जाम में एक नया झमेला है, उसकी बात आप जरूर सुन लें। और ये 27 मार्च से यूजी की फाइनल परीक्षाएं शुरू हो रही हैं अंडर ग्रेजुएट क्लासेस की। लेकिन इसमें शर्त ये होगी कि जिसकी 75% हाजिरी नहीं है कॉलेज में, उसको जो फाइनल परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी, मतलब रोल नंबर ही नहीं मिलेगा। तो आप ये जरूर चेक कर लें जिन्होंने परीक्षा देनी है कि 75% की अटेंडेंस वो पूरी हो जाए, अदरवाइज आपको बैठने नहीं दिया जाएगा परीक्षा में। ये परीक्षा नियंत्रक एचपीयू के हैं प्रोफेसर श्यामलाल कौशल, उन्होंने ये जानकारी दी है। इसीलिए इस सूचना को, क्योंकि लाखों बच्चे फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक सभी स्ट्रीम्स के इसमें जो परीक्षा में शामिल होते हैं, इसीलिए ये जानकारी देना ज़रूरी था ताकि कम से कम ये ना हो कि परीक्षा देने का मौका ही ना मिले। अब बात करें नई टोल पॉलिसी की। देखिए, राज्य सरकार ने नई टोल पॉलिसी को जारी कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज ने इसको नोटिफाई किया है और इस नोटिफिकेशन में जो रेट्स हैं टोल के उनको भी चेंज किया गया है पहले के मुकाबले। पर डे पार्ट जो है उसमें 720 रुपये, 570 रुपये अगर 120 क्विंटल से ज़्यादा है, इस तरह से सेगमेंटेशन किया गया है। स्मॉल गुड्स व्हीकल का ब्रेकअप अलग है और पैसेंजर व्हीकल जो है उनमें 110 रुपये है सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से, और अदर लाइट मोटर व्हीकल का 70 रुपीज़ है। हालांकि अब इसमें नई बात यह है कि राज्य सरकार ने इस नोटिफिकेशन में ये कहा है कि 10 दिन का टाइम दिया है इसमें कि लोगों को जिसको सुझाव इसमें देने हैं, आपत्तियां अगर किसी को है तो वो 10 दिन के भीतर अपनी आपत्तियां और दावे इसमें बता सकता है, ताकि 1 अप्रैल से नई टोल बैरियर पॉलिसी को लागू करने की जो प्रक्रिया है एटलीस्ट वो शुरू हो जाए। इसके लिए ये सूचना आपको देना ज़रूरी था। अब बात करते हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन की, और ये 2024 की भर्ती है। प्रिलिमिनरी एग्जाम हाल ही में हुआ था, इसका रिजल्ट निकला था। अब मेन के लिए जो ओपनिंग डेट है विंडो अप्लाई करने की वो 11 मार्च 2025 है। 30 मार्च 2025 तक ये आवेदन होंगे। और जो लोक सेवा आयोग है उन्होंने आज ये सूचना जारी की है। कल आप इसको अखबार में भी पढ़ सकते हैं और लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से इसकी जानकारी भी ले सकते हैं कि इस परीक्षा से रिलेटेड शेड्यूल से संबंधित अगर कोई और शेड्यूल या कोई
कोई और जानकारी आपको चाहिए हो तो आप वहाँ उसमें देख सकते हैं। इसके बाद अगली बात है चमियाना में जो वार्ड शुरू हुए हैं उनकी। देखिए चमियाना अस्पताल आईजीएमसी के अलावा सुपर स्पेशलिटी के लिए अलग से शुरू हुआ है यहाँ शिमला में, और यहाँ पर फिलहाल कुछ विभागों को वहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी विभागों को वहाँ शुरू किया जा चुका है। इन 3 विभागों के जो वार्ड हैं इंडोर पेशेंट के, आईपीटी के वार्ड वहाँ शुरू हो गए हैं। आज न्यूरोलॉजी वार्ड में 2 मरीज एडमिट भी हुए हैं, और बाकी विभाग जब वहाँ शिफ्ट होंगे तो उसके बाद जो पूरी तरह से ये चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन रोबोटिक सर्जरी की जहाँ तक बात है तो वो अभी टांडा को पहले मिल रही है, चमियाना को नहीं, क्योंकि ये यहाँ पूरी तरह फंक्शनल अभी नहीं है। इसीलिए पहली मशीन जो रोबोट खरीदा जा रहा है वो टांडा के लिए खरीदा जा रहा है। अच्छी बात यह है कि जो चमियाना अस्पताल स्टाफ के लिए 2 बसें इन्होंने शुरू कर दी हैं, और ये आईजीएमसी से चमियाना, तो फिर विकास नगर, महली, और फिर उसके बाद चमियाना वापस आएंगी। तो ये प्राइवेट कंपनी जो बसेस की है उनके साथ टाई अप किया है इन्होंने, और ये टाई अप करने के बाद जो वहाँ कर्मचारी पोस्टेड हैं चमियाना में, क्योंकि ये मेन सड़क से अलग हैं, तो इनको ये सुविधा अब इसमें बस की सुविधा जो है इनके लिए शुरू हो गई है, और ये अच्छी बात है। इससे पहले इसी सुविधा की वजह से, ना होने की वजह से, इस मामले में जो है हाई कोर्ट तक ये केस गया था, और अब ये मामला सॉल्व हो गया है। अगली बात करेंगे और वो बात है 80 पोस्ट कोड की भर्तियों को लेकर। देखिए राज्य चयन आयोग को अब सरकार ने क्लास 3 की भर्तियों का जिम्मा दिया है। वहाँ पर 2 तरह के इशू अभी चल रहे हैं। एक तो सीडैक के साथ इन्होंने एमओयू करना है जो सीबीटी के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, और उसके लिए एक ड्राफ्ट बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया है राज्य चयन आयोग ने, ताकि वो सीबीटी को लेकर जो भी उसमें होना है वो फैसला ले सकें, और वो फैसला होने के बाद फिर सीडैक अगला जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर सके। पर कैंडिडेट फीस क्या होगी, नोट्स कितने अवेलेबल होंगे, क्योंकि अगर आवेदन ज़्यादा हुए तो फिर कितने दिन परीक्षा लेनी होगी, ये कई चीज़ें उसमें हैं। राज्य सरकार पहले ये कह चुकी है कि सिर्फ सरकारी विभागों के कंप्यूटर ही एजेंसी ले सकेगी, प्राइवेट किसी भी इंस्टीट्यूट को या किसी एजेंसी को ये अलाउ नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ जो एमओयू ड्राफ्ट भेजा है आरसीए ने, वो अब राज्य सरकार के स्तर पे वेट हो रहा है, लॉ डिपार्टमेंट में गया है, वहां से वेटिंग के बाद फिर इसको फाइनल किया जाएगा। लेकिन 2022 में जो विज्ञापित पद थे 1423, 1423 पद 80 पोस्ट कोड में, जिनको लेकर राज्य चयन आयोग ने सभी विभागों को लिस्ट वापस भेजी थी ताकि वो रिक्वेजिशन को वेरीफाई कर सकें, रीवेरीफाई कर सकें। अब राज्य सरकार ने कहा है कि इसमें दोबारा से आवेदन का मौका दिया जाएगा उन लोगों को जिन्होंने उस वक्त आवेदन नहीं किए थे, मतलब एडिशनल एप्लीकेशन के लिए जो है वो मौका दिया जाएगा। और इसीलिए ये जो कब से आवेदन लेंगे, क्योंकि राज्य चयन आयोग ने जो सभी विभागों से डिटेल मांगी थी वो मैक्सिमम से आ गई है, जिनसे नहीं आई है उनकी आई हुई मानी गई है, तो अब दोबारा से उनका रिस्पॉन्स का वेट नहीं करेंगे। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एडिशनल एप्लीकेशन तभी मांगी जा सकेंगी जब राज्य चयन आयोग के पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल रेडी होगा। और इस पोर्टल के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में डिजिटल टेक्नोलॉजी विभाग को 20 मार्च तक का समय दिया गया है। तो 20 मार्च तक ये एप्लीकेशन के लिए रेडी होना चाहिए। उसके बाद जो आवेदन शुरू होंगे, फिर आवेदनों की स्क्रीनिंग होगी, इन बिटवीन क्या सीडैक के साथ एमओयू साइन हो जाएगा, फाइनल चीजें हो जाएंगी, तब एग्जाम की प्रक्रिया आगे शुरू होनी है। ये अभी प्रक्रिया है, इसीलिए आप एटलीस्ट मार्च का तो इंतजार करें। मुझे लगता है अप्रैल महीने से, नए वित्त वर्ष से ही आवेदन की प्रक्रिया जो है वो आपके सामने आएगी। स्कूल कॉलेज बंद होने की बात, आज मुख्यमंत्री गए थे चौड़ा मैदान डिग्री कॉलेज में, जो शिमला में ही है, राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय। इसका वार्षिक समारोह था। इससे पहले संजौली गए थे, वहां मुख्यमंत्री ने यह कहा कि सुधार के लिए, व्यवस्था में सुधार के लिए, शिक्षा विभाग में भी सुधार के लिए फैसले लेने पड़ रहे हैं। और ये फैसले अब ऐसे लेने होंगे कि जहां पर एडमिशन नहीं है, एनरोलमेंट नहीं है, वहां पर स्कूलों और कॉलेजों को कम संख्या जहां पे है उनको बंद किया जाएगा, और उनको बच्चों को दूसरे कॉलेजों में जहां पर स्ट्रेंथ अच्छी है वहां शिफ्ट किया जाएगा नियर अबाउट, और उनको आने जाने का खर्च भी देंगे। ऐसा नहीं है कि उनको वहां शिफ्ट करेंगे तो उनको पैसे जेब से ज़्यादा
लगेंगे वो सरकार देगी। और दूसरी बात इसमें ये भी कह दी साथ में कि जो बाकी चीज़ें हैं, जो जैसे जो बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल अलग अलग हैं उनको मर्ज करेंगे, और जो जो जिला मुख्यालयों पर मैक्सिमम ये स्कूल हैं इनको मर्ज करके को एजुकेशन ही शुरू करेंगे, ये भी कहा है। और साथ में ये भी कहा कि जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं उनको हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल में पढ़ा बच्चा कुछ भी कर सकता है। और दूसरी बात ये कि जो चौड़ा मैदान कॉलेज के लिए सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगाने के साथ अगले सेक्शन सत्र से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश में पीजी कक्षाएं शुरू करने की इनको परमिशन दे दी, और इनके जो मेधावी बच्चे हैं उनको सम्मानित भी किया। इसके बाद अगली बात है, और वो पुल से कूद गई जो लड़की, उसका मामला है। ये मामला मंडी का है और मंडी शहर का ये मामला है। गोहर का ये फैमिली रहती थी मंडी में, माता पिता के साथ ही लड़की रहती थी, 11वीं कक्षा में बताई गई है। लेकिन मोबाइल चलाने को लेकर रात को पिता के साथ कुछ बहस हुई, उसके बाद घर से चली गई और विक्टोरिया पुल जो है ओल्ड वाला, वहां से ब्यास नदी में छलांग लगा दी। हालांकि बॉडी काफ़ी आगे नहीं गई थी क्योंकि 800 मीटर के आगे मिल गई आज, और क्योंकि फ्लो आजकल पानी का कम होता है इसी कारण जो बॉडी है वो ज़्यादा आगे तक नहीं गई थी, आज उसको रिकवर कर लिया गया है। लेकिन आजकल के बच्चों में ये जो इशू है पेशेंस वाला, पता नहीं जब पुलिस की इंक्वायरी में कुछ और चीज़ें आएंगी तो पता चलेगा। अदरवाइज ये मामला जिस तरह का सामने आया है वही फैक्ट अभी तक हैं जो मैंने आपको बताए। अब अगली बात करते हैं इल्मा अफरोज, जिनको बद्दी से ट्रांसफर पर बहुत विवाद हुआ था, हाई कोर्ट तक केस आ गया, हाई कोर्ट में लंबे समय तक सुनवाई चली, बाद में वो पिटीशन डिसमिस हो गई। आज उनको सरकार ने दोबारा से एसपी लगा दिया है। देखिए आज वैसे 2 ऑर्डर हुए हैं नोटिफिकेशन के चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से। एक है जो इल्मा अफरोज IPS 2018 बैच की, ये बद्दी से शिमला ट्रांसफर की गई थी। अब इनको यहाँ से SP केलोंग भेजा गया है, लाहौल स्पीति के SP के पद पर, और वहां से जो डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन है कुल्लू के SP, उनको एडिशनल चार्ज था, उनको एडिशनल चार्ज से मुक्त कर दिया गया है। तो अब इल्मा फिर से SP हो गई हैं। तो एक ऑर्डर तो ये है। दूसरा ऑर्डर है जो DSP भवानगर हैं किन्नौर में, राजकुमार 2020 के HPPS हैं ये, इनको लगाया गया है अब DSP डाडा सिबा कांगड़ा में, और विद इमीडिएट इफेक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट। हालांकि इनकी जो पोस्ट किसको देनी है आगे वो अभी इस ऑर्डर में नहीं है। तो ये 2 ट्रांसफर ऑर्डर इस तरह के थे। अब बात करते हैं कैबिनेट मीटिंग की हलचल की। देखिए कैबिनेट की मीटिंग कल है और विधानसभा परिसर में ही होगी। इस मीटिंग में बड़े सारे मामलों की हलचल अभी चल रही है। पहली बात तो ये कि जो एजुकेशन के मामले पिछली मीटिंग से रह गए थे, रैशनलाइजेशन के और बाकी मामलों के, जिसमें स्कूल कॉलेजेस के इशू भी थे, जिसका बात आज जिक्र मुख्यमंत्री ने किया चौड़ा मैदान कॉलेज में, क्या वो मामले लगेंगे, पहली बात ये। दूसरा एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा मामला नया आ रहा है, एक्ट का, वाटर सेस की रिप्लेसमेंट में जो अभी लॉ को गया है, ये भी मामला उसमें आ सकता है। और राज्य सरकार जो विधानसभा के सत्र, बजट सत्र में जो बिल रखने बाकी जा रही है, उनका ड्राफ्ट भी आ सकता है। स्टाम्प ड्यूटी ऑर्डिनेंस के जरिए राज्य सरकार ने बढ़ाई थी हिमाचल में 118 की जमीन की, उसको रेगुलर करने को लेकर भी जो अभी एक बिल जो है वो विधानसभा में आ सकता है। और बिल अगर विधानसभा में रखना है तो ड्राफ्ट पहले कैबिनेट से अप्रूव करवाना पड़ता है। तो इन हालांकि राज्य सरकार का नया बजट जो 17 तारीख को मुख्यमंत्री पेश करेंगे वो अभी कल की कैबिनेट में नहीं आएगा, क्योंकि उसको लेकर एक बैठक विभागों के साथ अभी होना जरूरी है। उसके बाद पता चलेगा कि इसके बारे में क्या चीजें इसमें फाइनल होती हैं, तो वो अभी थोड़ा इंतजार इसमें करना पड़ेगा। अगली बात है जो आज गवर्नर का 1.5 घंटे का भाषण हुआ और उसके बाद जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठ बुलवाया गया। देखिए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज विधानसभा में आकर संबोधित किया इस सदन को, खासकर बजट सत्र के पहले दिन ये होता है संबोधन, और उसमें शुरुआत जो थी वो 8वें सत्र की बधाई को लेकर थी, जिसमें प्रदेश के जो खुशहाल और समृद्धि की कामना की गई थी। लेकिन गवर्नर ने शुरुआत की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की विजय से।
और दो बातें, अपना पॉइंट जो मेक करना था गवर्नर ने, वो दो बिंदु अपने गवर्नर ने बना लिए इस भाषण में। पहला तो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की विजय की बधाई दी सबको, और उस पर विधानसभा के भीतर टेबल थपथपाकर लोगों ने उसका अभिवादन किया। और दूसरी बात कही कि जो ड्रग्स के खिलाफ उन्होंने कैंपेन छेड़ा है उसको प्रदेश के लोगों का समर्थन मिल रहा है, और राज्य सरकार भी उसमें सहभागिता दे रही है। इसके लिए भी वो प्रदेश के लोगों के आभारी हैं। ये दो बातें गवर्नर ने अपने जो अभिभाषण है उसको शुरू करने से पहले कही, जो राज्य सरकार ने अभिभाषण बना के दिया था, और ये टोटल 53 पेजेस का था एक लैंग्वेज में, तो ये उन्होंने पूरा पढ़ा। इस अभिभाषण में बड़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो असर रिपोर्ट में हिमाचल की प्रोग्रेस शो की गई है उसका भी अंदर तालियां बजाकर स्वागत हुआ सदन में। दूसरी बात ये कि जो प्राइवेट स्कूलों को भी शामिल करेंगे रैंकिंग में, अब ये बात उसमें कही गई है। फिर एक ड्रग्स को लेकर, कैंपेन को लेकर बात कही गई है। गग्गल एयरपोर्ट पे 350 करोड़ राज्य सरकार अभी खर्च कर चुकी है, वो बात कही गई है। और ये टोटल भाषण जो था वो 1.5 घंटे का था। मैक्सिमम जो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, दूध की कीमतें और जो बाकी फैसले राज्य सरकार ने किए हैं खासकर 2-3 क्षेत्रों में, उनको लेकर ज़्यादातर बात कही गई। पिछले 2 साल में कितने नए कार्यालय खोले गए, कितने दफ्तर नए खुले, और जो रेणुका जी बांध और बाकी सारे मामलों को लेकर, ग्रीन स्टेट को लेकर जो स्टेप्स लिए गए हैं, और फूड प्रोसेसिंग में जो कर रहे हैं, और जो ऑनलाइन सुविधाएं शुरू हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर बात कही गई है। हालांकि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर भी एक बात इस भाषण में कही गई है कि दुर्गम क्षेत्र होने के कारण जीएसटी में हमें उतना फायदा नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ जो राजस्व घाटा अनुदान है उसमें कटौती के कारण प्रतिकूल वित्तीय स्थिति का रीज़न इसमें है। और जो बाकी सारी चीज़ों को लेकर अब जो भाषण गवर्नर ने दिया, इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात कही जिसमें बाकी सारे बिंदु एक एक करके हम लेंगे, और जयराम ठाकुर ने भी बात कही। जयराम ठाकुर ने जो अपना पॉइंट रखा वो ये था कि जो गवर्नर के दफ्तर का, गवर्नर के पद का वो सम्मान करते हैं, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था में उन्होंने ये बात कही है विधानसभा के अंदर, और राज्य सरकार ने जो लिख के भाषण दिया था उसमें झूठे दावे किए गए हैं, गारंटियों का कुछ नहीं हुआ है। और दूसरी बात, जो कॉर्पस फंड बनाएंगे युवाओं के लिए, आज तक नहीं बना। जो इसके बदले एक टैक्सी स्कीम लॉन्च कर दी जिसमें किसको लाभ मिला आज तक पता नहीं है। 1 लाख करोड़ का लोन हो गया। उसी तरह से होम स्टे को बर्बाद कर दिया, हिम केयर ठप हो गया। इस तरह की कई आरोप जयराम ठाकुर ने अपने जो प्रतिक्रिया उसमें लगाए। लेकिन सीएम से जब पूछा गया इस अभिभाषण के बाद, तो मुख्यमंत्री ने बड़ी सारी चीजें इसमें एक साथ कही, और उसमें जो उन बीजेपी के नेताओं को भी जवाब दिया जो हिमाचल के केंद्र सरकार मदद करे हिमाचल की, उसको लेकर कई तरह की बयानबाजी करते हैं। अब सीएम ने जो कहा वो हम आपको एक एक करके बताएंगे ताकि आपको ये पता लग सके कि ओल्ड पेंशन और यूपीएस दोनों चीजें एक साथ क्यों आई हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने पहले तो ये कहा कि जो बजट अभिभाषण है, जो अभिभाषण है गवर्नर का आज, वो अभिभाषण पिछले 2 साल में किए गए कामों की एक तस्वीर है। हमने व्यवस्था परिवर्तन के तहत कई फैसले लेने की कोशिश की, उनको लिया, उसके बाद उनको धरातल पर उतारा, और उन फैसलों का रिजल्ट आने वाले दिनों में हमें मिलेगा। दूसरी बात ये कही कि जो आरोप जयराम ठाकुर मंदिरों से पैसा लेने पे लगा रहे हैं, 28 करोड़ इन्होंने मंदिरों से लिया कोविड के दौरान, और हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि जहां जब तक सरकार से मदद आने में, अनाथ बच्चे को लेकर मदद आने में देरी हो, तो मंदिर भी उनकी मदद कर सकते हैं क्योंकि वो डीसी के कंट्रोल में होते हैं। तो इसमें गलत क्या था? तो इन्होंने कहा कि हम करें तो खुद करें तो पुण्य, और हम करें तो पाप। ये जो मानसिकता है ये नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी को छोड़नी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि हिमाचल का जो अभी दिक्कत है फाइनेंशियल, वो आरडीजी में हुई कटौती की वजह से है। 10,000 थी जब जयराम ठाकुर की सरकार थी साल की जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, और अब अगले साल में 3200 करोड़ है जिसमें हमारी सरकार है। इसीलिए जो अभी भी इसके बावजूद हमने ओल्ड पेंशन दी कर्मचारियों को, और उसके अलावा जो वो थे डिसीजन लिए। फिर जहां तक जीएसटी की बात है, तो उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार में जीएसटी
जीएसटी और बाकी जो वैट है सारा मिला के 3800 करोड़ मिलता था, लेकिन अब क्योंकि बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया से ही 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं मिल रहा, क्योंकि हिमाचल कंज्यूमर स्टेट नहीं है, हिमाचल सिर्फ प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन पे जीएसटी नहीं मिलता। यूपी जैसे बाकी राज्यों को फायदा है क्योंकि उनके पास कंज्यूमर बेस है, हमारा आबादी कम है इसलिए कंज्यूमर बेस नहीं है। फिर कहा कि जो अभी तक सुधार हमने स्टेप लिए हैं उससे जीडीपी में भी सुधार हो रहा है, जीएसटी कलेक्शन भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, लेकिन केंद्र इसके बावजूद अगला साल मुश्किलों वाला है, ये सीएम ने खुद संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि एनपीएस कर्मचारियों को दी हमने, एनपीएस के बदले जो 9200 करोड़ भारत सरकार में पेंडिंग है वो हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि उसमें कर्मचारियों और सरकार दोनों का शेयर है, हम ओपीएस दे रहे हैं, यूपीएस की बात भी कर रहे हैं, ये भी सीएम ने कहा कि हम ओपीएस अभी दे रहे हैं, लेकिन यूपीएस की बात भी चल रही है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है बजट सत्र के पहले दिन मीडिया की बाइट में। और 10,000 करोड़ का जो पीडीएनए था हिमाचल का आपदा के बाद का, वो भी हमें नहीं मिला। गरीब प्रदेश जो है उसका एक उसके प्रति एक जिम्मेदारी भी होती है। हमारा प्रदेश बेशक सरकारी स्तर पर गरीब हो, लेकिन यहाँ के लोग और जो प्रदेश है उसकी संपदा बहुत है। हमारे पास जो पानी की संपदा है उस पर एसजेवीएन कंपनी आज 67,000 करोड़ की हो गई, जबकि स्टेट का बजट 98,000 करोड़ है। एक एग्जाम्पल दिया सीएम ने। और ये भी कहा कि जो बाकी केंद्र से अनुदान मिल रहा है स्टेट को, जिसको लेकर भाजपा के नेता यहाँ दावा कर रहे हैं कि बिना केंद्र के अनुदान के राज्य एक दिन भी नहीं चल सकता, उनको यह समझना चाहिए कि संविधान में यह अधिकार राज्यों को मिला है कि टैक्स डेवल्यूशन में जो शेयर स्टेट का है वो उसको मिलना चाहिए, और हम उसी की बात कर रहे हैं। हम खैरात नहीं मांग रहे, जो हमारा हक है हम उसी को मांग रहे हैं, और उसी हक को दिलाने में भाजपा के नेताओं को भी सरकार की मदद करनी चाहिए। ये बात आज मुख्यमंत्री ने कही। जब उनसे पूछा गया कि बजट को लेकर जो चर्चा चल रही है उसका क्या होगा, कि सुबह होगा कि शाम को होगा, क्योंकि 17 तारीख को सोमवार है, सोमवार को सत्र आज की तरह 2 बजे शुरू होता है, तो फिर बजट भी 2 बजे होगा तो आगे लेट हो जाएगा। बीजेपी भी कह रही है कि जल्दी हो जाए, विपक्ष का ये कहना है। रादर मीडिया के लोग भी कह रहे हैं क्योंकि 2 बजे बजट होगा, 5 बजे फ्री होंगे, उसके बाद अखबार अगले दिन का जो अखबार बनाने में दिक्कत आएगी वो भी सबके सामने है। तो मुख्यमंत्री ने ये कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है, उसमें ये तय होगा। सीएम ने कहा कि अच्छी बात इस बार ये है कि सर्वदलीय बैठक में जयराम ठाकुर आए हैं, विपक्ष के रुख से लग रहा है कि वो सदन के अंदर कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहता है, तो अगर ऐसा है तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी रिकमेंड करेगी तो हम उस पे सोचेंगे कि बजट सुबह होगा या शाम को होगा, तो ये मसला सुलझ सकता है। हालांकि अभी भी शनिवार को सदन लगाने को लेकर चर्चा चल रही है, और विधानसभा ने कल का भी अभी बिजनेस अपडेट नहीं किया था वेबसाइट पर कि कल क्या क्या बिजनेस रहेगा, क्योंकि राज्यपाल अभिभाषण पे तो चर्चा होनी है। इसके अलावा शोकोद्गार प्रस्ताव होगा, साथ में जो प्रश्नकाल है वो भी होगा, और जो अनुपूरक बजट है, सप्लीमेंट्री बजट, वो भी विधानसभा में रखना है। तो इनमें से क्या चीज आएगी, क्योंकि शाम को कैबिनेट भी है कल, और कैबिनेट, क्योंकि सेशन के दौरान जब कैबिनेट होती है तो प्रेस नोट नहीं आता, उसकी सूचनाएं ब्रीफिंग नहीं होती, तो फिर चीजें थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती हैं अगर टाइम ज्यादा ना मिले प्लानिंग के लिए। तो आज ये देखना होगा कि उसमें क्या नई चीज अब सामने आती है। आज पहले दिन जो हुआ वो मैंने आपको बता दिया। आगे बजट सत्र को लेकर जो जो चीजें चल रही हैं, आपको इस बजट सत्र से क्या उम्मीद है? अगर आप कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि 17 तारीख को बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री। उससे पहले किन किन चीज़ों को लेकर जो एम्प्लॉयज़ यूनियन हैं या जो सेगमेंट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो किन किन चीज़ों को लेकर सरकार के सामने रखना चाहते हैं अपनी बात, वो कमेंट आप इसी लाइव के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ताकि हम इसको देखने के बाद उस मामले में थोड़ा और रिसर्च करने के बाद आपको रिप्लाई दे सकें। आज के लिए इतना ही। अब आने वाले दिनों में जितना बजट सत्र चलेगा, हर दिन बजट सत्र की नई अपडेट अलग से आपको वीडियो के जरिए भी दिव्य हिमाचल टीवी में मिलेगी। और जहां तक इस बुलेटिन की बात है, तो ये आपको थोड़े से टाइम गैप के बाद यूट्यूब पर भी आप इसमें लाइव जुड़ सकते हैं। आप सब लोग अभी लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।